एक्चुअल सेल्स के ज़्यादा करीब थी, ठीक है? तो इसका मतलब है जो एक्चुअल सेल्स के करीब हमारा गेस होगा वो ज़्यादा गेस है। और उससे हम बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। हम देखिए हम ये सेल्स फोरकास्ट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उसी के मुताबिक हम अपने सारे रिसोर्सेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम अलाइन कर सकें और बाद में उस सेल टारगेट को हमें मीट करने में कोई इशू ना हो, ठीक है? और अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन हो तो यस दैट कैन बी मैनेज्ड इजीली, वो मैनेजेबल है। ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और मे बी वी वुड लूज आवर सेल्स क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड वेल बिफोर टाइम फॉर दैट टारगेट, ठीक है? और ऑब्वियसली वो मार्केट शेयर जो है वो फिर आपका कंपेटिटर जो होगा वो ले जाएगा। तो इस तरह कंपनी जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकेगी। देखिए हमने शायद मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि व्हाई टॉप कंपनीज आर ऑलवेज एट द टॉप और फिर जो एवरेज कंपनी है वो क्यों बस वो एवरेज ही रहती हैं और फिर जो बिलो एवरेज है वो क्यों बिलो बिलो एवरेज रहती हैं। याद है ना इसके ऊपर हमने बात की थी कि जो लीडिंग कंपनीज हैं दुनिया में, जिसमें से हमने एक वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज की भी बात की थी, वो हमेशा लीडिंग कंपनीज क्यों रहती हैं? कोई आंसर दे सकता है मुझे इस बात का? So adaptability. और शाबाश मानूर। और सर इसमें आपने एक्सपेंशन का जिक्र कि दे एक्सपेंड देयर फील्ड और वो जो उनका ग्रोथ वाला चैनल पॉइंट होता है वो उसको आने नहीं देते। ठीक है, ग्रोथ नहीं सर, मैच्योरिटी वाला पॉइंट आप भूल गए हैं। वो उससे भी शायद पहले किसी लेक्चर में बात हुई थी और मैं हमेशा आपको इसलिए कहता हूँ कि बेटा साथ साथ नोट किया करें, चीजें ये भूल जाती हैं, ठीक है ना? हमारी जो मेमोरी होती है ना वो सिर्फ 15 सेकंड्स की होती है। अनलेस यू स्टोर दैट chunks of information, those chunks of information permanently in your brain, that is not obviously possible. So then you have to register it, you have to note it down on your register or on your notebook. Okay? चलिए आपको दोबारा इस पे रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने बात की थी कि जो लीडिंग फर्म्स हैं दोज आर लीडिंग फर्म्स बिकॉज ऑफ देयर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक? तो वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो जो एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो जो सर्वेज कंडक्ट करते रहते हैं पहले ही, वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते रहते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। मतलब कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनका सर्वे जो है वो बहुत ही बुरा हो जाए, एनालिसिस उनका बहुत ही बुरा हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो उन सारी चीज़ों को फोरकास्ट पहले से कर लेते हैं जो आगे आने वाली होती हैं, ठीक है? इवन इस तरह की सिचुएशंस में भी, जैसे ये वार सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए भी वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। द अदर कोर्स विच आई एम टीचिंग वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो एक इलेक्टिव कोर्स है अंडरग्रेड्स के लिए, और उसमें MBA के भी स्टूडेंट्स कुछ शामिल होते हैं। तो अभी लास्ट लेक्चर में परसों जो हमारी क्लास हो रही थी, तो उसमें इस वक्त जो हमारे पास बर्निंग इशू है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से शॉर्टेज ऑफ ऑयल है, पूरी बहुत सारी ममालिक को उसको फेस करना पड़ रही है, नॉट द होल वर्ल्ड। वो खैर एक अलग डिस्कशन है। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी हमारे लिए लाइव था, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स ये डिस्कस किए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना? हम इसको कह सकते हैं ये एक रैंडम फ्लक्चुएशन है, ठीक है? क्योंकि ये कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने जो कोविड को फेस किया था, ठीक है, 2019 में कोविड को, तो उसी तरह की सिचुएशंस तकरीबन बन रही हैं। फिर उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है? कुछ कंट्रीज के लिए तो वो बड़ा बेनिफिशियल हो गया और कुछ के लिए वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन गया, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस रहा, ठीक है? तो ये इस तरह के फैक्टर्स को भी आपने अंडर कंसिडरेशन लाना होता है। और उसके ऊपर मैं बता रहा था आपको कि अभी तक रिसर्च हो रही है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी इन फ्यूचर तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये लोग, ये जो लीडिंग कंपनीज होती हैं, वो इन सारी इस तरह की सिचुएशंस को और जो फ्यूचर फोरकास्ट होती है उसको देख लेते हैं पहले से,
फोरकास्ट पहले से कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, इसलिए इन कंपनीज को कोई ज्यादा लॉस नहीं होता। जो लीडिंग कंपनीज हैं वो रिसर्च पहले से करके अपने आप को रेडी रखती हैं। मार्केटिंग में भी ये कहा जाता है, प्रिपेयर्ड माइंड्स अवेल द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये दे आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोज थिंग्स, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। जो एवरेज कंपनीज होती हैं ना, वो इन लीडिंग कंपनीज को जैसे वो चल रही होती है इनको फॉलो करते हैं। तो चूंकि वो फॉलोअर्स हैं, वो खुद से अपने R&D के ऊपर कोई इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे, पहले से उन्होंने नहीं देखा, तो इसलिए वो एवरेज ही रहते हैं। और जो बिलो एवरेज होती हैं वो शायद इन लीडिंग कंपनीज की जो टैक्टिक्स होते हैं, जिस तरह से वो चल रहे होते हैं, वो उनको फॉलो भी नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए वो फिर बिलो एवरेज रह जाते हैं। तो ये 3 सेगमेंट जो मार्केट में होते हैं, आपके पास कंपनीज किस तरह से चलते हैं। However, चलें हम वापस आते हैं कि कंपनीज जो हैं वो पहले से फोरकास्ट करके रखती हैं अपने पास, इस तरह के डेटा एनालिसिस वगैरह सारे करके उन्होंने रखे होते हैं। थोड़ी बहुत अगर उनमें कोई वेरिएशन आती है तो ऑब्वियसली उसको भी वो फौरन से चेक कर लेंगे और उसके मुताबिक रिजल्ट्स देखेंगे और उसके ऊपर अपनी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। हम ये देख रहे थे कि मूविंग एवरेज जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है। उससे पहले हमने एवरेज मेथड जो था उसको भी देख लिया था, जो 3 पीरियड मूविंग एवरेज था। इंक्रीजिंग एंड मेक्स फोरकास्ट लेस सेंसिटिव, मेरे ख्याल हम पढ़ चुके थे। लेस सेंसिटिव टू चेंज, डू नॉट फोरकास्ट ट्रेंड वेल, ट्रेंड अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कैसे होता है। रिक्वायर मच हिस्टोरिकल डेटा, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा की इनको जरूरत होती है, यानी 5 साल 10 साल तक का पुराना डेटा होता है। लेकिन ये भी हमें पता है कि जितना डेटा पुराना होता जाता है उतना ही उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम होती जाती है, बट नॉट इन ऑल केसेस। ठीक है, अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले रियल स्टेट की बात की थी, तो अगर इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही आप थोड़ा पास्ट डेटा देखें ना, लास्ट 20 इयर्स का, तो आप देख रहे होंगे कि हर 5 साल के बाद 5 साल में ये इसकी वेरिएशन होती है। यानी 1 साल आता है कि प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं, 3 साल 4 साल तक प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं, फिर एकदम डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगले कोई 3-4 साल जो है वो फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर ये मार्केट होना शुरू होती है। तो ये एक इस तरह से अप्स एंड डाउन्स का जो है ना ये साइकिल चल रहा है। अगर आप पिछले कोई 5-5 साल के कुछ 4-5 जो हैं सेगमेंट्स उनको देखें इस डेटा को, तो इस तरह से आपको नजर आएगा। तो ये चीज हमें समटाइम्स बहुत पुराने डेटा को भी देखना पड़ जाता है, और उसमें जरूरी नहीं कि जैसे हम कह रहे कि ये जो मूविंग एवरेज या वेटेड मूविंग एवरेज वगैरह मेथड जो थे, ये अगर हमें सही नहीं दे रहे हैं रिजल्ट्स, तो इट मींस कि बिल्कुल यूजलेस है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें ये वाले मेथड जो है वो बेहतर फोरकास्ट दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। ठीक है, लेकिन फोरकास्टिंग के लिए, इस तरह के सर्विस के लिए जो वो काफी ज्यादा पैसा खर्च करती हैं ताकि वो डिफरेंट मेथड्स करके उसमें डिफरेंट सिचुएशंस के मुताबिक देख सके। आज का जो अभी नया मेथड हम देखने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। ठीक है, अब इसमें एक स्मूथिंग फैक्टर हम लगाते हैं या स्मूथिंग कांस्टेंट उसको कहते हैं। ये एवरेज है, इसे इस फॉर्म ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज, वेट्स डिक्लाइन एक्सपोनेंशियली, मोस्ट रिसेंट डेटा वेटेड मोस्ट, रिक्वायर्ड स्मूथिंग कांस्टेंट जिसको हम अल्फा कहते हैं, और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के दरमियान होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये सब्जेक्टिवली चोजन होती है। यानी इसमें कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि जितना ही अल्फा लेना है। अल्फा की वैल्यू हम डिफरेंट पिक कर सकते हैं, यानी वो 0.1 हो सकती है, 0.2, 3, 4 और 0.9 तक हम उसको देखते हैं। लेकिन ज्यादातर इसको मिडल वाले जो नंबर्स होते हैं, यानी आप 0.3 से लेकर 0.7 तक मैक्सिमम यहाँ पर इसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास चूंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं कि आप वो अल्टरनेटिवली आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं, बट अगर हम MS एक्सेल वगैरह या दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं आपके पास उनको यूज करें, जैसे पावर BI वगैरह है, तो उसमें फिर हम हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है कि हम पूरा एक उसका फ्रेम बना के फॉर्मूला और मेथड वगैरह उसमें सारे लगा के सिर्फ अल्फा की वैल्यू चेंज करते जाएं
और हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते जाएँ और फिर हम उनको कंपेयर कर लें और जिस अल्फा वैल्यू के साथ बेहतर हमें रिजल्ट नज़र आ